जस्टिस इन द डार्क के पिछले एपिसोड में हमने देखा एसआईडी सू लियोजान को अरेस्ट करती है और वो उन्हें बताती है कि शू दोंगयू ने उसे ऐसा सब करने को कहा था। दोंगयू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास एलिबाई है। एसआईडी सू लियोजान को इंटेरोगेट करना चाहती है पर उसे इंटेरोगेट करना मुश्किल है क्योंकि वो क्या सच बोल रही है और क्या झूठ बोल रही है वो एसआईडी कह नहीं सकती। और ओवरऑल वो अभी बहुत यंग है, इसलिए हो सकता है कि उसे इस सिचुएशन की सीरियसनेस नहीं समझ आ रही। लास्ट में हम देखते हैं कि फेदू उसकी साइकाइट्रिस्ट मिसेस बाय के हस्बैंड के साथ एक इंटर्नशिप करने वाला है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट चल रही है। रिसेंटली लोटस हिल केस के मर्डरर के बारे में ऑनलाइन रूमर्स चल रही हैं कि वो उनको टारगेट करता है जिन्होंने फ्लोरल ड्रेसेस पहने हो और ऐसा सस्पेक्ट किया गया है कि जो मर्डरर है वो एक एपैथ है। ऐसे रूमर्स की वजह से लोगों में एपैथ्स के लिए ज़्यादा खौफ बैठ गया है। एसआईडी ने लोटस हिल केस में जो लड़कियां मारी गई थी उनके पेरेंट्स को बुलाया होता है और वो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि अभी केस में क्या चल रहा है। वेंजो और तावरान ऑफिस में केस पे काम कर रहे होते हैं। तावरान कहता है गो फेलिंग के केस को 16 साल हो चुके हैं पर हमें सिमिलर केसेस मिले जो 4 साल पहले हुए थे। वू गुआंग चंग की मौत के बाद भी ये कभी नहीं रुका। हमने 4th ब्रिगेड से बात की, उसके बाद हमें पता चला ये केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस से कनेक्टेड है जो वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो तुमने जैसे सोचा था वैसे ही ये क्राइम कोई एक जन नहीं कर रहा, प्रिसाइसली कहूँ तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। वेंजो कहता है ये लोग 20 साल से ये कर रहे हैं और किसी ने नोटिस नहीं किया, तो इस बार ऐसा क्या हुआ जो हमें पता चल गया। तावरान कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ। फैमिली से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये केसेस कभी कनेक्ट नहीं किए गए थे क्योंकि इन सब में एक क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं मिला था। वेंजो कहता है रिकॉर्डिंग नहीं थी। तावरान कहता है पिछले 20 साल में गुओ फेलिंग के बाद सीधे चू तोंग के फादर को रिकॉर्डिंग आई। वेंजो कहता है 16 साल पहले गुओ फेलिंग के केस की वजह से सू शाओलान ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से निकल गई। तावरान पूछता है सू लियोजान का क्या? तुम्हें याद है या नहीं मुझे नहीं पता कि कब सू शाओलान की मौत हुई थी। वेइजाओ कहता है 2 months ago। इसका सबटेक्स्ट ये है कि सू शाओलान की मौत के बाद ही सू लियोजान ने ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना स्टार्ट किया या अपने आप से ये लड़कियों को किडनैप करना स्टार्ट किया। वेंजो पूछता है क्या उसने कुछ कहा? तावरान नॉड करता है कि नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। वेंजो कहता है इस केस का सच और उन पेरेंट्स की शांति ये सब अब सू लियोजान के हाथ में है। तभी चीफ दू आते हैं और उन्हें कहते हैं ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सुपरविजन को नोटिफाई कर दिया है और उन्होंने परमिशन भी दे दी है कि एसआईडी ये केस को री इन्वेस्टिगेट करेगी। चू तोंग और ये पुराने केसेस सबको साथ में इन्वेस्टिगेट करना है। 4th ब्रिगेड ने भी किसी को भेजा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस के बारे में तुम्हें हेल्प करने। तावरान कोऑर्डिनेशन के तुम इंचार्ज हो। तावरान कहता है यस सर। चीफ दू जा रहे होते हैं तब वेइजाओ उन्हें रोकता है और कहता है पर चीफ दू हमें कंफर्म नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस और लोटस हिल वाला केस कनेक्टेड है। अभी तो ये सब अजम्पशंस हैं, हम गेस कर रहे हैं, हमारे पास ये प्रूव करने का कोई भी एविडेंस नहीं है। चीफ दू कहते हैं वो लड़की ने अभी कन्फेस नहीं किया। वेंजो नॉड करता है नहीं। चीफ दू कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारी यूजुअल मेथड्स काम नहीं कर रही। वेंजो और तावरान एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर नीचे देखते हैं। चीफ दू कहते हैं क्यों ना हम ऐसा करें, मैं किसी को भेजता हूँ और उसे ट्राई करने देते हैं, शायद वो सू लियोजान से सच निकाल पाए। वेंजो पूछता है कौन? ऐसा तो कौन है? क्या आप कोई साइकोलॉजी एक्सपर्ट को जानते हो? चीफ दू कहते हैं पान का स्टूडेंट है और तुम दोनों भी उसे जानते हो, क्यों ना मैं उसे री इंट्रोड्यूस करवाऊँ। हमारा नया इंटर्न जो अभी शिंजू यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी कर रहा है। चीफ दू इंटर्न को अंदर आने का कहते हैं। दरवाज़ा खुलता है और उनका नया इंटर्न अंदर आता है, एक ब्लैक शर्ट और एक स्लिंग के साथ। फेदू तावरान वेंजो की ओर देखता है और फेदू स्माइल करता है। सू लियोजान इंटरोगेशन रूम में होती है, वो बोर्ड होती है और इसलिए वो अपने ब्रेसलेट के साथ खेल रही होती है और मिरर में अपना रिफ्लेक्शन चेक करके अपने बाल ठीक कर रही होती है। फेदू 2 आइसक्रीम्स लेके आता है, उन्हें उसके सामने रखता है और पूछता है तुम्हें कौन सा चाहिए।
लुओसान पिंक वाले आइसक्रीम पे पॉइंट करती है। फेदू उसे वो आइसक्रीम देता है और दूसरा वाला खुद ले लेता है। वो अपना आइसक्रीम खोलता है पर वो खाता नहीं, वो अपने फ़ोन पे कोई मैच देखने लगता है। वेंजो और तावरान उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तावरान पूछता है, फेदू को लुओसान से बात करने दो, क्या ये ठीक है? वेंजो कहता है, अगर वो लुओसान का मुंह खुलवा सकता है तब तो वो हम सबसे अच्छा है। कुछ देर के लिए वो दोनों ऐसे ही बैठते हैं। लुओसान का आधा आइसक्रीम ख़त्म होने के बाद वो फेदू की ओर देखती है। वो उसे पूरा ऊपर नीचे देखती है। फिर उसका अटेंशन फेदू की वॉच पे जाता है। लुओसान पूछती है, क्या ये वॉच रियल है? फेदू उसे इग्नोर करता है। थोड़ी देर के बाद लुओसान उसके फ़ोन पे टैप करती है। फेदू पूछता है, क्या हुआ? लुओसान पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे क्वेश्चन नहीं करने वाले? फेदू जल्दी में बोलता है, मेरे कॉलीग्स बिजी हैं, उन्होंने कहा कि मैं तुम पे नज़र रखूं, और फिर से मैच देखने लगता है। लुओसान आगे कुछ नहीं कहती। वो अपना आइसक्रीम ख़त्म करके उसे पूछती हैं, क्या तुम पुलिस के साथ हो? फेदू कहता है कि मैं एक ट्रेनी हूँ। लुओसान पूछती हैं, ट्रेनीज इतने अमीर होते हैं? तुम्हारी वॉच कितनी एक्सपेंसिव है? ये रियल है या फेक है? फेदू मुस्कुराता है और फिर पूछता है, तुम्हें पता है कि क्या फ़ेक होता है? छोटी बच्ची, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? लुओसान को याद आता है कि वो पुराने घर पे फेदू ने उसे कैसे ट्रीट किया था, जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। वो कहती है, उस अंकल ने सिखाया था। वो एक्सपेक्ट कर रही है कि फेदू कुछ कहेगा, कि वो उसे पूछेगा कौन से अंकल्स, पर फेदू उसे ऐसा कोई सेटिस्फैक्शन नहीं देता। वो सिर्फ कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। लुओसान को लगता है कि जैसे उसने कोई गलती की हो। वो पूछती है, यू मीन कि मैं ठीक हो जाऊंगी? फेदू कहता है, आई मीन कि कोई भी अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। आगे तुम्हारे साथ क्या होगा वो देखा जाएगा। ऑल्दो ये प्रॉब्लम सीरियस नहीं है और तुम अभी भी यंग हो, तुम्हें कोई भी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। मेरा गेस है कि वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वो अपना फ़ोन नीचे रखता है और लेक्चर देने लगता है। तुम बच्चों को ना कोई भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, किसी के साथ भी चले जाते हो और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बेटा, जो हो गया वो हो गया। जब तुम यहाँ से निकलो तो मेहनत से पढ़ना और ऐसी बुरी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व मत होना। आगे का रोड मुश्किल है पर मुझे भरोसा है कि तुम कर सकती हो। मॉनिटरिंग रूम में तावरान कहता है, ये तो देखो, ये फेदू है, इतनी बातें कर रहा है, मुझे लगा कि तुम्हारा भूत उसमें घुस गया। वंजो उसे छोटी किक मारता है। तावरान कहता है, आजकल तुम दोनों झगड़ नहीं रहे, ये अच्छा है। वंजो कहता है, अब क्या झगड़ने का है? तावरान कहता है, किसको पता, वो जब क्राइम सीन पे आया था तब तो तुम गुस्से में लाल लाल हो गए थे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि फेदू अच्छा है, अगर तुम उससे अच्छे से बात करोगे तो वो तुमसे अच्छे से ही बात करेगा। कभी कभी उसका मुंह चल जाता है पर वो ओवरऑल अच्छा है, नहीं तो उसको स्पोर्ट्स कार की धज्जियाँ उड़ गई, उसके बारे में वो अभी गुस्सा नहीं होता। तावरान एंटिसिपेट कर रहा है कि वेंजो अपना लेक्चर स्टार्ट करेगा, पर वेंजो सिर्फ कहता है हाँ। इतना सुन के तावरान को लगता है जैसे ज़मीन ही गिर गई हो। वो कुछ कहे उससे पहले वो देखता है कि सू लुओसान एकदम से खड़ी हो जाती है। लुओसान कहती है, तुम्हें लगता है कि उन्होंने मुझे सिर्फ यूज़ किया? फेदू कहता है, हमने शू दोंगयू को अरेस्ट कर लिया है। हाँ, अभी कुछ क्वेश्चंस है जो सेटल करने हैं, पर उसके मुंह से हम वो भी निकलवा देंगे अगर तुम उसे आइडेंटिफाई करने को तैयार हो। एकदम से सू लुओसान हंसने लगती है। फेदू कहता है, रहने दो, तुम्हारा उसे आइडेंटिफाई करने का क्या फ़ायदा? लुओसान कहती है, क्यों नहीं? फेदू कहता है, तुम अभी भी छोटी हो, तुम विटनेस नहीं बन सकती, ये एक बड़ा सीरियस केस है। अगर ये पुलिस तुम्हारी बात मान भी ले तो भी कोर्ट वाले तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। पर बेटा, एक चीज़ है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम कितनी भी डरी हुई हो, दूसरों को चोट पहुँचाना ये तो भी गलत है। तुम्हारे हाथ में एक नाइफ़ था, तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस हो सकता है? अगर तुम्हारे हाथ से छूट गया तो? लुओसान उसको इंटरप्ट करके कहती है, अगर हाथ में से छूट जाता तो मैं उस लड़की को मार नहीं पाती। फेदू उसकी ओर देखता है, उसका एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे वो एकदम कंफ्यूज्ड हो। लुओसान अपने बाल से खेलने लगती है। फेदू अपना फ़ोन नीचे रखता है और लुओसान को कहता है, मुझे पता है
कि जिन चिल्ड्रन को ऐसे हर्ट किया जाता है उनके लिए ये मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना कि वो भी एक विक्टिम है। तुम्हें लगता होगा कि जो बुरे लोग होते हैं वही स्ट्रॉन्ग होते हैं, वही केपेबल होते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। जो विक्टिम्स होते हैं वो सब वीक और स्टूपिड होते हैं ना। तुम्हें लगेगा कि उन बुरे लोगों जैसे बनना वही। लुओसान कहती है विक्टिम्स वीक और स्टूपिड ही होते हैं, वो शीप के जैसे होते हैं, उनको सिर्फ चिल्लाना ही आता है, आसानी से ट्रिक हो जाते हैं, उन्हें छुओ तो चिल्लाने लगते हैं और मर भी आसानी से जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। फेदू शौक और गुस्से में कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। फेदू का गुस्सा देख के लुओसान को अच्छा लगता है। वो कहती है वैसे भी वो मुझे सेंटेंस नहीं कर सकते ना, राइट। ये लोग सच में बेवकूफ़ हैं, जो कहो सब मानने को तैयार होते हैं। उनसे बस एक बार बात करो तो दूसरी बार तुम मिलो तब उन्हें लगेगा कि वो तुम्हारे फ्रेंड हैं और तुम्हारे साथ कहीं भी जाएंगे। कितना फ़नी है। फेदू कहता है सू लुओसान ये बकवास बंद करो। उसका आउटबर्स्ट देख के लुओसान को और अच्छा लगता है। वो कहती है मैं बकवास नहीं कर रही, मेरी मॉम ने मुझे ये सब सिखाया था। उन्होंने कहा कि कभी भी कोई भी एनिमल डेंजर में हो तो वो या तो फाइट करते हैं या तो भाग जाते हैं, पर जो शीप होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। उन्हें इतना सारा डर लगता है कि वो जहाँ है वहीं पे रुक जाते हैं, हिल भी नहीं पाते, और तब अगर तुम उन्हें बुलाओगे तो वो तुम्हारे साथ आएंगे। वैसे तो मेरी मॉम भी एक शीप थी, बड़ी बेवकूफ़। मैंने उनकी डायरी सीक्रेट में पढ़ी। जब वो मेरी जितनी थी तब वो इतना डर गई थी कि फिर से अपनी सिग्नेचर उसने कहीं पे भी नहीं छोड़ी। फेदू पूछता है सिग्नेचर। लुओसान अपने हाथों से एक टेलीफोन बनाती है और उसे अपने कान पे रखती है। जो नाइट उसे प्रोटेक्ट कर रहा था वो मर गया तो उसकी आगे हिम्मत ही नहीं हुई। फेदू पूछता है नाइट। लुओसान कहती है कितना डिस्गस्टिंग है ना। वैसे तो वो सिर्फ एक डाइनर था जिनके साथ उसका रिलेशनशिप था, जिनको वो अच्छे से जानती थी। मेरी फैमिली हंटिंग पे जीती है। छोटी शीप को पकड़ने के अलावा मेरी मॉम और कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वो बूढ़ी हो गई और अब आगे बिजनेस भी नहीं कर पाई, तो अब मुझे उसे सपोर्ट करना पड़ा, पर वो आखिरकार मर तो गई। फेदू कहता है बहुत हुआ, ये बकवास अब मत करो। तुम्हारी एज क्या है। लुओसान कहती है मैं जब से 7 साल की थी तब से मुझे ये करना आता है। मेरी मॉम लिटिल शीप्स को पकड़ती थी अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन करने। कितनी बार वो मुझे भी भेजती थी। अपना मील ख़त्म करने के बाद क्लाइंट घर चला जाता था और बाकी का सब मेरी मॉम हैंडल कर लेती थी। क्लाइंट को कोई चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये बिजनेस उसने अपनी मॉम से सीखा। वेंजो लांग चाओ को ऑर्डर देता है सू शाओलान की मॉम को इन्वेस्टिगेट करो। ताओरान कहता है इसका क्या मतलब। सू शाओलान की मॉम उससे ऐसा सब करवाती थी और वो गोंग चुआंग उसका एक क्लाइंट था। उसे जब क्वेश्चन किया गया तब उसने कुछ क्यों नहीं कहा। फेदू ने तो कुछ पूछा भी नहीं और ये सब कुछ बोल रही है। वेंजो कहता है हमने उसे एक सस्पेक्ट की तरह ट्रीट किया। फेदू ने उसे एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह ट्रीट किया, तो सबकॉन्शियसली वो चाहती थी कि वो उसे एक रिकॉर्डिंग भेजे। फेदू एकदम से खड़ा होकर कहता है इम्पॉसिबल, वो गुआंग चांग किलर है और उसे एक विक्टिम के फैमिली मेंबर ने मार डाला। उसके बाद और कोई भी। वो एकदम से रुक जाता है। लुओसान को उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता है। ये बस तुम्हें नहीं पता था, पर उस अंकल के पास कुछ कंप्लेन करने के लिए नहीं था। मेरी मॉम को वो पसंद था, पर वो था तो डिस्गस्टिंग। मेरी मॉम के साथ वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसे वो स्टूपिड शीप भी बहुत पसंद थी। वो इतनी जेलस थी कि वो पागल हो जाती थी और इसीलिए उसने अपना खुद का फन सिग्नेचर इन्वेंट किया। फेदू कहता है तुम्हारी और शू दोंगयू की रिलेशनशिप भी वैसी है। सू लुओसान कहती है बिल्कुल नहीं, वो क्या है, उसकी क्या औकात, वो तो बस एक पार्ट टाइम जैनिटर है। फेदू गुस्से में कहता है तो तुमने चू तोंग के पेरेंट्स को रिकॉर्डिंग क्यों भेजी। लुओसान कहती है मज़ा आया इसलिए। तभी लांग चाओ की आवाज़ आती है बॉस। शू शाओलान की मदर का नाम था सू हुए। वो जब यंग थी तब उन्होंने थोड़ा काम किया और उसके बाद वो जहाँ पे काम करती थी वो जगह बंद हो गई। उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड थी और घर पे रहती थी। इसकी वजह से वो अल्कोहल से एडिक्टेड हो गई। वो एक गेमिंग हॉल ऑपरेट करती थी। वो गेमिंग हॉल को कब का तोड़ दिया
उसकी जगह अब एक कमर्शियल बिल्डिंग है। अगर बॉडीज वहाँ पे थी तो ये इम्पॉसिबल है कि अब तक वो किसी को भी नहीं मिली। वैसे उस टाइम के रिकॉर्ड्स भी इनकम्प्लीट हैं। अगर हमें कुछ पता करना है तो उसमें वक्त लगेगा। लांग चियाओ सू लुओजान की ओर देख के कहती है, और ये साइको जो कह रही है, क्या हम उसे बिलीव कर सकते हैं? वेंजो कहता है, हम उसे सिर्फ रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको शो ऑफ करना बहुत पसंद है। वो कुछ सोचता है और फिर वो कहता है, पर जो मेथड ऑफ क्राइम है वो हम समझ गए हैं। एक अडल्ट और एक लड़की ने कोलैबोरेट किया। पहले वो टारगेट को फॉलो करते हैं, फिर एक सूटेबल मोमेंट पे जो अडल्ट है वो ऐसा कुछ करेगा जिससे विक्टिम डर जाए, और तब वो लड़की आएगी ताकि विक्टिम का ट्रस्ट गेन कर सके। तावरान कहता है, तो जिस दिन मैं मूव इन कर रहा था, जैसे फेदू ने कहा, एक स्टॉकर यूचिन को फॉलो कर रहा था। वंजो कहता है, सपोज कि वो सस्पेक्ट ए है। अभी के लिए हम कहते हैं कि जिस किसी ने भी चूतों को किडनैप किया वो सस्पेक्ट बी है। अभी हम नहीं कह सकते कि ए और बी सेम पर्सन है, पर मुझे लगता है कि वो नहीं है। लांग चियाओ पूछती है, क्यों? वेंजो कहता है, फ्रीक्वेंसी। अगर सस्पेक्ट ए उस दिन से लेके आज तक यूचिन को फॉलो कर रहा था तो अब तक 1 मंथ हो चुका है। वो 2 लड़कियों को एक साथ कैसे स्टॉक करेगा वो तो भूल जाओ, पर अगर वो कर भी पाए तो भी ऐसा कोई जिसके पास 1 मंथ वेट करने की पेशेंस है, वो 5 दिनों में 2 लड़कियों को कैसे किडनैप करेगा? ये कुछ ज्यादा हो गया। फिर जो थर्ड पर्सन है, मान लो कि वो शू दोंग यू है। शू दोंग जिस दिन किडनैप हुई थी उस दिन का उसके पास एलिबाई है, तो हम कह सकते हैं कि वो सस्पेक्ट भी नहीं है। तो इस सब में उसका रोल क्या है? यूचिन के हाथ पांव टाई करने के बाद सू लुओजान अपने घर चली जाती है, जैसे उसके पास और कुछ करने का ही नहीं है। उसे कोई डर नहीं था कि यूचिन भाग जाएगी। लांग चियाओ कहती है, क्योंकि उसे पता था कि उसका अकॉम्प्लिस वहाँ पे आएगा। वेंजो कहता है, पर वो अकॉम्प्लिस नहीं आया। चिल्ड्रंस पैलेस की टीचर ने जब उसे कांटेक्ट किया तब उसे पता चल गया होगा, और तब वो पुराने सू रेसिडेंस पे गई, ये पता करने के लिए कि वो आदमी यूचिन को ले गया या नहीं। उसके बाद उसने शू दोंग को 2 बार कॉल किया। कल रात यूचिन डरी हुई थी, तो हम उसकी टेस्टिमनी कंसिडरेशन में नहीं लेते। हमें जो पता है उसके हिसाब से 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहला कि शू दोंग सस्पेक्ट ए है जो यूचिन को स्टॉक कर रहा था और उसे किडनैप करने का ट्राई किया। दूसरा कि शू दोंग वो सू लुओजान का प्रॉक्सी है। सू शाओलान काफ़ी टाइम के लिए बीमार थी, और कितनी चीज़ें हैं जो सू लुओजान खुद नहीं कर पाएगी। उसके लिए उसे एक अडल्ट की ज़रूरत होगी। जब हमने शू दोंग को पहली बार बुलाया तब वो सरप्राइज था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसने स्लिप अप कहाँ पे किया। उसने सारे क्वेश्चंस एकदम ध्यान से आंसर किए और अपने आप को थोड़ा स्लो भी बताया। उस टाइम पे इट्स लाइकली कि उसे नहीं पता था कि सू लुओजान ने चूतोंग के पेरेंट्स को एक रिकॉर्डिंग भेजी है, इसीलिए उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पुलिस ये केस को पुराने केस से लिंक कर पाएगी। पर जब वो बात कर रहे थे तब तावरान ने गलती से उसको इसके बारे में अलर्ट कर दिया, और हमारी क्वेश्चनिंग से दोंग को पता चल गया कि सू लुओजान ने क्या किया है। तावरान कहता है, तो तुम कह रहे हो कि जैसे वो लड़की ने अभी कहा, शू दोंग बस एक पार्ट टाइम जैनेटर है। लांग चियाओ कहती है, पार्ट टाइम जैनेटर? ये क्या मैं सोच रही हूँ वैसा ही है? क्या सच में चूतोंग के लिए कोई भी होप नहीं है? वंजो कहता है, कल रात जब सू लुओजान यूचिन को पुराने सू रेसिडेंस पे छोड़ की गई तब शू दोंग वहाँ पे आ जाना चाहिए था, पर हम उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और वो नहीं जा सकता था। वो म्यूजिक बॉक्स में जो कपड़ों के पीसेस थे उन पे काफ़ी सारा खून था, पर पुराने सू रेसिडेंस पे कोई भी खून नहीं था। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि जो पुराना सू रेसिडेंस है वो सिर्फ एक टेम्पररी ट्रांसफर स्टेशन है, जो रियल क्राइम सीन है वो कहीं और पे है। लांग चियाओ कहती है, 1 मिनट यू गाइस वेट, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। 20 साल पहले शू दोंग एक एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल में जाता था। बड़ा होके वो फोटोग्राफी का इक्विपमेंट खरीद सकता है और फ्रीलांस फोटोग्राफी कर सकता है, तो भी उसके पास एक घर है, कार है, और उसके सर पे कोई लोन्स नहीं है। वो काफ़ी पैसे वाला लगता है। ये शायद गलत है कि मैं कह रही हूँ, पर जब तक तुम्हारे पास पैसा हो तुम कुछ भी खरीद सकते हो, तो फिर उसे सू लुओजान के साथ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा भी नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं थे, तो इसमें उसे क्या फ़ायदा हो सकता है? तभी फेदू इंटेरोगेशन रूम से निकलता है, वेंजो भी मॉनिटरिंग रूम से निकलता है। फेदू कहता है, चलो चलते हैं फुयुआन मेमोरियल हॉल पे। वहाँ पे
शू शाओलान की एशेस हैं। वो वेंजो को एक लॉकेट देता है जिसमें शू शाओलान का फोटो होता है। फेदू कहता है शू दोंगयू ने फ्यूनरल में भी हेल्प की थी। शू शाओलान की अस्थियों के साथ उसके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स भी वहाँ पे रखे गए हैं। हम जो एविडेंस ढूंढ रहे हैं वो वहीं पे होना चाहिए। वेंजो पूछता है हम? मिस्टर फे, क्या आपने अपनी कंपनी बेच दी? आपकी सारी दौलत कौन मैनेज करेगा? फेदू कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरे पास एक रिलायबल टीम है तब तक ठीक है। वैसे उतनी भी रिलायबल नहीं होनी चाहिए, बस मुझसे ज़्यादा रिलायबल होनी चाहिए। और तो और मेजर डिसीजंस में मेरी सिग्नेचर ज़रूरी है। कंपनी का कंट्रोल अभी भी मेरे हाथ में है। बिसाइड्स, अगर एक दिन कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाए, वेंजो कहता है तुम वो सेल करते हो तो भी हमारी पूरी ज़िंदगी में हम जितनी सैलरी कमाएंगे उससे ज़्यादा पैसे तुम्हें मिलेंगे, है ना? फेदू एक छोटी सी स्माइल देता है। वेंजो कहता है बकवास करना बंद करो। जब तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ तब तुम स्कूल में थे और वैसे भी तुम उतने स्मार्ट नहीं थे। तब तो तुम्हें इस रिलायबल टीम पे भरोसा नहीं था। तब तो तुमने प्यार से हर साल के डिविडेंड्स नहीं लिए थे। तुम सीईओ पैसों के लिए नहीं बने थे। तुम अपने डैड को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। इसके हिसाब से तुम शिंजो यूनिवर्सिटी और एसआईडी में भी इसी वजह से आए हो। क्यों? ये वजह क्या है? फेदू कहता है कैप्टन लियो, तुम्हें कैसे पता कि मैं स्मार्ट नहीं था? क्या तुमने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा है? वेंजो कहता है तुम्हारा कोई भी रीज़न हो, अब तुम मेरे हाथ में हो, तो अब ध्यान रहे मेरी नज़र हमेशा तुम पे ही रहेगी। फेदू और वेंजो मेमोरियल हॉल पे पहुंचते हैं। वेंजो नोटिस करता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस है, पर सर्वेलेंस उतना अच्छा नहीं है जैसा कोई बैंक में हो। फेदू कहता है अगर मैं होता तो मुझे लगता कि अस्थियों के साथ एविडेंस रखना ये आइडियल जगह होगी। ये जगह सेमेटरी जैसी नहीं है। मेरी मानो तो आजकल सेमेटरीज का मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा ही लैक्स हो गया है। हर कोई अंदर आ सकता है। ये कहते हुए वो वेंजो की ओर देखता है। वेंजो उसकी ओर देख के एक स्माइल करता है और फिर उसे बारिश में अकेला छोड़ देता है। फ्यूनरल हॉल का मैनेजर उन्हें शू शाओलान की चीज़ें देता है और कहता है कि उनके फियांसे और डॉटर ने ये सब रखा था। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? इस जगह पे इलीगल चीज़ें करना ये बहुत मुश्किल है। वेंजो कहता है सॉरी, एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स हम आपको नहीं बता सकते। वेंजो और फेदू बेंच पे बैठता है। वेंजो ग्लव्स निकालता है। फेदू उसकी ओर देखता है और कुछ कहे बिना ग्लव्स मांगता है। वेंजो उसे बस एक ग्लव देता है। वेंजो शाओलान की चीज़ें देख रहा होता है, फिर फेदू को उसका फ़ोटो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वेंजो कहता है क्या इंटरेस्टिंग है? 16 साल से यही फ़ोटो हमारे आर्काइव रूम में भी पड़ा है। फेदू कहता है ये सब जो रिचुअल्स है वो रियली में तो जो जिंदा है उनके लिए होती हैं। जो फ़ोटो रखी जाती हैं वो ऐसी वाली होती हैं जो मरे हुए इंसान को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। उसके फैमिली और फ्रेंड्स क्या सोचते हैं उसके हिसाब से। अगर आपके नज़दीक का कोई मर जाता है तो यूजुअली रीसेंट फ़ोटोज़ यूज़ होती हैं। अगर ऐसा कोई हो जो कभी कभी ही एक दूसरे को मिलते हैं तो सबसे मेमोरेबल फ़ोटो चूज़ करेंगे। ऐसी फ़ोटो जो मरे हुए के लाइफ अचीवमेंट को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती है। तो शू शाओलान की सबसे बड़ी अचीवमेंट तब हुई थी जब वो छोटी थी। उसके बाद किसी की आंखों में वो मर चुकी थी। वेंजो शू शाओलान की चीज़ें देख के कहता है यहाँ पे कुछ नहीं है। लगता है तुमने इस सिचुएशन को मिसजज किया है। अब हमें खाली हाथ वापस जाना होगा। फेदू कहता है क्या एसआईडी इतनी जल्दी से हार मान जाती है? हमें सब कुछ चेक करना चाहिए ना। फेदू शू शाओलान की एशेस के बारे में बात कर रहा होता है। वेंजो नीचे देखता है, फिर उसकी ओर देखता है और कहता है क्या मतलब? तुम चाहते हो कि मैं अर्न को चेक करूं? फेदू सिर्फ ब्लिंक करता है। वेंजो पूछता है इनसाइड? फेदू नॉड करता है। वेंजो कहता है पागल हो? फेदू कहता है पागल? मुझे लगता है ना कि तुम नॉर्मल लोगों का पर्सपेक्टिव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑन द वन हैंड तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ इंसान की अस्थियाँ हैं, ऑन द अदर हैंड इसको इतना सारा इम्पोर्टेंस भी देते हो, इसे क्या क्या मान लेते हो। फिर इंसान जब जिंदा था तब कैसा भी हो। वेंजो कहता है रिचुअल्स और टैबूज जो होते हैं
वो लाइफ और डेथ को रिस्पेक्ट करने के लिए होते हैं। फेदू, मैं तुझे कह रहा हूँ, अगर मैंने ये खोला और कुछ नहीं निकला ना तो मैं तुझे इसमें डाल दूंगा। वेंजो अर्न खोलता है और उसमें सू शाओलान की डायरी मिलती है। डायरी देख के फेदू पूछता है, शीती कौन है? डेट्स देख के लगता है कि गो फेलिंग के मौत के पहले की बात है। वेंजो कहता है, मुझे नहीं पता। इस टाइम फ्रेम के हिसाब से तो हमें ऐसा कोई भी विक्टिम नहीं मिला। अगर वो उसकी फर्स्ट विक्टिम थी तो हो सकता है कि वो एक एक्सीडेंट हो और उसके बाकी विक्टिम्स के जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ना देखने मिले। ये खून उसने ऐसे ही किया होगा, पर इसकी वजह से सू हुआई को रियलाइज़ हुआ कि उसकी बेटी को अलग तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। फेदू कहता है, लगता है ये लोग इन लड़कियों को दो तरह से ट्रीट करते हैं। जिन लड़कियों को कंट्रोल करना इजी है उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है और ओवरसीज़ भेज देते हैं, और जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जाता उन्हें मार देते हैं। ये एक कंप्लीट प्रोडक्शन चेन है। ये इम्पॉसिबल है कि इतना सब सिर्फ सू शाओलान और उसकी मॉम चलाती थी। अब सू लुओसान के साथ क्या होगा? वेंजो पूछता है, क्या मतलब? फेदू कहता है, क्या उसे सेंटेंस किया जाएगा? वेंजो कहता है, तो मुझे ये क्यों पूछ रहे हो? फेदू कहता है, ऐसे ही सीखने के लिए। एक सेकंड के बाद वो कहता है, मैं सिर्फ सोच रहा था, ये एम्पैथी जीन जो सू फैमिली में इनहेरिट होता है, ये बोन्स पे लगे हुए फ्लैश जैसा है। इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, और उनका ग्रोइंग एनवायरनमेंट भी इतना इंटेंस है कि सू लुओसान तो सू शाओलान जैसी बनने ही वाली थी। ये बड़ा ट्रैजिक है। वेंजो कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जेनेटिक्स कभी भी ईवल का सोर्स नहीं होते। फैमिली, एनवायरनमेंट सिर्फ यही डिसाइड नहीं करता कि कोई अच्छा है या बुरा। तुम कैसे बनना चाहते हो ये सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो। सू शाओलान की डायरी में ऐसा नहीं लिखा गया कि सू हुए बॉडीज़ के साथ क्या करती थी। तुम्हें क्या लगता है? फेदू कुछ नहीं कहता तो वेंजो उसकी ओर देखता है। हे, क्या हुआ? फेदू कहता है, अगर मैं होता तो मैं बॉडीज़ को डिसमेंबर कर देता। मेरे पास कार है और उस टाइम पे तो डीएनए चेक नहीं कर सकते थे। शिंजो में काफ़ी सारे अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं। ये सब बॉडी डिस्पोजल के लिए अच्छी जगहें बन सकती हैं। अगर मैं अनलकी होता हूँ और बॉडीज़ एक्सीडेंटली मिल जाती हैं तो भी उनके पास मरे हुए को आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है। वेंजो कहता है, अगर ऐसा हुआ होता तो सू शाओलान की डायरी में लिखा हुआ होता। बिसाइड्स, एक औरत जिसको अल्कोहल एडिक्शन है और एक छोटी बच्ची एक बॉडी को डिसमेंबर नहीं कर पाएंगे। फेदू कहता है, तो उसे कहीं पे छुपाना पड़ेगा, प्रेफरेबली ऐसी कोई जगह जहाँ पे बॉडीज़ ईजीली मिल नहीं जाएगी, और अगर मिल भी गई तो कोई भी सरप्राइज़ नहीं होगा कि वहाँ पे बॉडीज़ है, जैसे कि वाइल्ड ग्रेवयार्ड्स या फिर कोई शैलो बे। ये अच्छा होगा अगर वो एक डेवलपमेंट एरिया है। इतना कह के फेदू को कुछ रियलाइज़ होता है। वो एकदम से रुक जाता है। वेंजो पूछता है, क्या हुआ? फेदू कहता है, कुछ नहीं, हाथ दुख रहा था। वेंजो पूछता है, खून देख के तुम्हें चक्कर क्यों आते हैं? फेदू कहता है, रीज़न जान के तुम्हें चक्कर नहीं आएंगे। सू शाओलान की डायरी में एक फ़ोटो होता है। वेंजो कहता है, यहाँ पे पहली बार उसने फ्लोरल ड्रेसेस की बात की है। ये उसकी पैरानॉइड पर्सनालिटी की स्टार्टिंग भी है। वेंजो कहता है, अब समझा। 20 साल पहले वो पहली बार था जब हमने ऐसे सिमिलर केसेस कंपाइल करना स्टार्ट किया था। पहले तो उसे क्राइम्स करने में फ़ोर्स किया गया था, पर फिर वो खुद क्राइम करने लगी। उसने कभी भी मदद क्यों नहीं मांगी? फेदू कहता है, मेन, वुमेन या उसकी एज के लोगों ने उसे अब्यूज़ किया या उससे अब्यूज़ हुए थे। नॉट टू मेंशन वो इन लड़कियों से इतनी जेलस है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आसानी से फ्लोरल ड्रेसेस पहन सकती थी। फेदू पूछता है, वू गुआंगचांग का क्या उसके बारे में लिखा है? जैसे लुओसान ने कहा था, शाओलान ने अपनी डायरी में वू गुआंगचांग के बारे में लिखा है। पहले वो उसे अपना नाइट बताती है। ऐसा कहती है कि वो उसे अडॉप्ट करना चाहता है ताकि अपनी मॉम से उसे दूर रख सके। फिर लिखा है कि वू गुआंगचांग को कोई और पसंद है और ये बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। वेंजो डायरी को एविडेंस बैग में रखने ही वाला होता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि डायरी के एंड में कुछ है। वो फ़ोटोज़ होते हैं सू शाओलान और वू गुआंगचांग के।
वंजो को लगता है कि शू डोंग यू ने ये फ़ोटोज़ लिए हैं। वो तावरान को कॉल करता है उसे इस सब के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। फेदू फ़ोटोज़ देख रहा होता है और उसे लगता है कि फ़ोटोज़ में जो है उसको उसने पहले कहीं पे देखा है। कुछ देर के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि हाईजैकिंग के वक्त उसके साथ ये पर्सन था और हो सकता है कि उसी ने ही चूतोंग को किडनैप किया है। फेदू के पास उसका एक फ़ोटो भी होता है। वेंजो लंग चाओ को ये फ़ोटो सेंड करता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और उसे अरेस्ट करने का कहता है। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क के 9th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। इस पार्ट में मैंने बुक में से कितनी चीज़ें ऐड की हैं। सू लियोसान का इंटरोगेशन, शो में फेदू अंदर जाता है, ताओसो और वे जो बात करते हैं और फिर कट होके पेसू बाहर आ रहा होता है। बुक में ये ज़्यादा डिटेल में है। आई डोंट नो कि ये पहले से कट था या फिर री रिलीज़ के टाइम पे कट हो गया, क्योंकि री रिलीज़ में भी वो कितने सीन्स कट कर रहे हैं। बट वट एवर द केस, मैंने सीन ऐड कर दिया बिकॉज आई एक्चुअली रियली लाइक दैट सीन, द वे फेदू प्लेज सू लियोसान। और जैसे धीरे धीरे लियोसान को गुस्सा आने लगता है कि फेदू मुझ पे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, उसे जानना नहीं है कि इस केस के साथ क्या हुआ, वो कैसा पुलिस ऑफिसर है। ऐसा कर करके उसे जो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है और फिर फेदू का गुस्सा एंड शॉक देख के उसे जो सेटिस्फैक्शन लगता है, इट इज़ सच अ फैसिनेटिंग सीन। एंड माइंड यू, बुक का जो सीन है उसमें सू लियोसान इज़ लाइक मैक्स 14, वो मोस्ट लाइकली उससे कम एज की है। सो दैट्स इनसेन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।